एक बार पुनः राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम आप लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी विलयन का सांद्रता प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है, साथ ही साथ उस सांद्रता को मोल के अंश में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको टॉपिक का नाम पता चल चुका है कि आज हम आप लोग सीखने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि मोल अंश क्या है या इसी को मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक कहते हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हम आप लोगों ने जो डिस्कस किया था, पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था, उसे एक बार जानना बहुत आवश्यक होता है नए क्लास के लिए। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले विलयन या घोल, कि विलयन या घोल किसे कहते हैं। फिर हम आप लोगों ने इसमें डिस्कस किया सांद्रता, एक बहुत ही आवश्यक सा टर्म्स निकल के आया था, सांद्रता, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को सांद्रता कहते हैं। और C बराबर N/V एक फॉर्मूला आ गया था। इस सांद्रता का यूनिट क्या था हम आप लोगों के पास? मोल प्रति लीटर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बातें ये भी निकल के आया था कि सांद्रता को ताप के, अगर ताप के बारे में चर्चा करेंगे सांद्रता से जोड़कर, तो ताप में परिवर्तन के कारण सांद्रता परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि विलयन के सांद्रता को आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है जो पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। यदि आपका छूट गया है, आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आज के लेक्चर को अटेंड करने से पहले उस लेक्चर को आप पूरा करिए, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं रहेगा तो आज समझ में आना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हालांकि हम लोग पूरा प्रयास यहाँ पर करते हैं कि जो लेक्चर आपको दिया जाए पीछे वाले लेक्चर से उसका बहुत कुछ लेना देना ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आप लोग स्टार्ट करते हैं सांद्रता व्यक्त करने का विधि में। सबसे पहला विधि कि भाई हम लोगों को पढ़ना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, कि द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, इसी को बहुत बार भार प्रतिशत या वेट परसेंटेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात होती है। क्या सिंपल सी बात होती है? मान लीजिए कि हमारे पास विलयन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है विलय और दूसरा है विलायक। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा। तो इस विलयन में यदि हमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो हम लिख लेते हैं प्रतिशत W मतलब वेट, प्रतिशत W विलय। अगर विलय का आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हो तो आप विलय के द्रव्यमान में भाग दे दीजिए किसके द्रव्यमान से? विलयन के द्रव्यमान से, और मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से? 100 से। ऑलमोस्ट इसी प्रकार से यदि आप विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रतिशत W विलायक बराबर, मीन्स विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान में आप फाइनली भाग दे दीजिए किसके द्रव्यमान से? विलयन के द्रव्यमान से। चूंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज 100 में कैलकुलेट होता है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल के आता है कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? ताप पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ताप कितना भी बदल दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता। अब आसानी से आप इसका डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगा कि किसी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब अगर वह विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आप व्यक्त कर रहे हैं तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत व्यक्त कर रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो डेफिनेशन तो लिखना बनता है। लिखिए, किसी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान ना, 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित
अवयवों के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे, इसका जो सिंबल है वो सिंबल समझिए, इसे W/W या M/M से सूचित किया जाता है। तो अब रही बात कि इस पर हम किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो लगे हाथों मैं आपको एक एग्जांपल भी इस पर दिखाता हूं ताकि ये चीज़ें पूर्णतः क्लियर हो जाए और आसानी से इसे आप समझ पाओ। इन्हीं सब बातों को यहाँ फार्मूला टर्म्स में लिख दिया गया, जो कि बात हमने आपको पहले बता दिया है। अब क्या है जरा समझिए। 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 160 ग्राम जल में घोला जाता है। तो निर्मित विलयन के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। विलयन में दो तरह के अवयव हैं। एक अवयव है कास्टिक सोडा, दूसरा है जल। कास्टिक सोडा कितना है? 40 ग्राम है, और जल कितना है? 160 ग्राम है। दोनों को मिला देंगे तो 200 ग्राम बन जाएगा। तो अगर हम प्रतिशत W कास्टिक सोडा कैलकुलेट कर लें, कास्टिक सोडा का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करें, तो देखिए जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना उसका द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो कास्टिक सोडा का जो द्रव्यमान इस क्वेश्चन में दिया गया वो कितना है? 40 बटा विलयन का द्रव्यमान 40 प्लस 160, तो 200 गुना कर देंगे हम कितना से? 100 से। अब इसको ना हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो हमें पता चल गया कि फाइनली इस सॉल्यूशन के अंदर 20% कास्टिक सोडा है। अब चूंकि 20% कास्टिक सोडा है तो 80% जल होना बनता है, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवं प्रतिशत W जल बराबर, तो जल का द्रव्यमान कितना है? 160, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 200, गुना कर लेंगे 100 से, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 8 दूना 16, मतलब कितना? 80%। तो उम्मीद है कि इस तरह का चीज़ें बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें ये है, ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के जस्ट बाद है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत के कंडीशन को देख लीजिए। सेम वही बातें, क्या बातें कि भाई किसी बिलियन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित अवयवों के आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसे ना संक्षेप में हम लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में V बटा V यानी वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, V बटा V लिखा जाता है। तो इन बातों का भी ख्याल आप रख सकते हैं। अब फाइनली यहां से यदि हम चीजें देखें तो हमारे पास कंडीशंस हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास विलय है और विलायक है।
तो विलय विलायक मिलकर बना क्या रहा है सर, विलयन बना रहा है। तो यदि इसमें प्रतिशत भी विलय यानी विलय का आप आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ना विलय के आयतन में भाग दीजिए किसके आयतन से, विलयन के आयतन से, और गुना कर लीजिए कितना से, 100। इसी प्रकार से एवं प्रतिशत भी विलायक, अगर हम विलायक का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो विलायक के आयतन में भाग दे देंगे किसके आयतन से, विलयन के आयतन से, और इसमें भी हम गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। अब महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह ताप पर निर्भर करता है। भाई इसमें जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो ये कि यह ताप पर निर्भर करता है। क्यों यह ताप पर निर्भर करता है? क्योंकि इसे किसके सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। तो जिन चीजों को आप आयतन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे वह ताप पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब कि ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक आपने जितना कंटेंट पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि सांद्रता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो रहा था, द्रव्यमान प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो रहा था, और ये आयतन प्रतिशत भी द्रव्यमान प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं हो रहा था, लेकिन आयतन प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। तो चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, रेंडमली एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें बेहतर रूप से सीखा जा सके। हम ना एक लेते हैं सिरका। अब सिरका में कितना सिरका ले लेते हैं वो भी देख लेते हैं सर। तो एक कंडीशंस है 200 ml सिरका में, 200 ml सिरका में 12 ml एसिटिक अम्ल घुला है। तो सिरका के प्रत्येक अवयव, तो सिरका के प्रत्येक अवयव का क्या कैलकुलेट करें, आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करें। आयतन प्रतिशत याद करें। सर चीजें बहुत क्लियर है। 200 ml सिरका में 12 ml एसिटिक अम्ल घुला है। हम सिरका ले लेते हैं। सिरका दो चीजों से यहां मिलकर बना है, एक है एसिटिक अम्ल और जल। आपने पढ़ा होगा 6 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो ये सिरका बनके तैयार है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ है। कहता है कि ये 200 ml है, ये 12 ml है। तो निश्चित रूप से हम जल की बात कर लें तो यह 188 ml है। अब तो कंडीशन क्या दिया है, तो सिरका के प्रत्येक अवयव का, सिरका में दो तरह के अवयव हैं, एक है एसिटिक अम्ल और दूसरा क्या है, जल है। प्रत्येक अवयव का क्या कैलकुलेट करना, आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना। तो प्रतिशत भी एसिटिक अम्ल बराबर प्रतिशत भी एसिटिक अम्ल बराबर, अगर एसिटिक अम्ल का हम कैलकुलेट कर लें क्या, आयतन प्रतिशत, तो देखिए एसिटिक अम्ल का आयतन 12 बटा टोटल विलयन का आयतन। टोटल विलयन का आयतन कितना है 200, गुना कर लेंगे कितना से 100 से। तो सर फाइनली ना 2020 कैंसिल हो जाएगा, कट गया, इज इक्वल टू पता चल चुका है कि सिरका में कितना एसिटिक अम्ल है अभी 6%। फिर से प्रतिशत भी जल बराबर, अगर जल का प्रतिशत निकालने, टोटल 100% होता है, उसमें से 6% एसिटिक अम्ल हो गया है, तो बाकी का 94% क्या होगा, जल होगा। के बावजूद उसको हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जल का आयतन 188 बटा विलयन का आयतन गुना 100, 2020 कैंसिल, 2 9 18, 4 दूना 8, तो ये निकल के आ गया 94%।
तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्यमान को आयतन के अंदर परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार से द्रव्यमान को आयतन के अंदर परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगला टॉपिक होगा हम आप लोगों का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए इसमें द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है किसके अंदर, आयतन के अंदर। अभी तक जो आप कैलकुलेट करते थे चाहे द्रव्यमान प्रतिशत था या आयतन प्रतिशत था, उसमें कंडीशन क्या था कि आप प्रत्येक अवयव का परसेंटेज जोड़ लेंगे तो 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्यमान को हमें कैलकुलेट करना है किसके अंतर्गत, आयतन के अंतर्गत होगा। लेकिन कब होगा? जब डेंसिटी 1 होगा, घनत्व 1 होगा। और घनत्व 1 नहीं होगा तो कितना होगा? इन सभी बातों को हम आप लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले ना इसका डेफिनेशन हम आप लोग तैयार करते हैं। देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि किसी बिलियन के, चाहे कोई भी सॉल्यूशन है, किसी बिलियन के प्रति 100 भाग किसमें, आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित अवयवों के द्रव्यमान को, अवयवों के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में कुछ ना कुछ सिंबल तो होगा, W/V या M/V लिखा जाता है। भाई इसका सिंबल हो जाता है वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रतिशत W/V विलय, यानी विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे ये कि हम विलय के द्रव्यमान में भाग देंगे किससे, बिलियन के आयतन से, और गुना करेंगे कितना से, 100 से। इसी प्रकार से प्रतिशत W/V विलायक अगर कैलकुलेट हम करने के लिए चलेंगे तो हम विलायक के द्रव्यमान में भाग देंगे किससे, तो बिलियन के आयतन से, और गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। अब दोनों फार्मूला तो बन के तैयार है, लेकिन ध्यान रखिए हमने आपको कहा था कि भाई विलय और विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल के जोड़िएगा ना तो 100 नहीं पूरेगा। कितना पूरेगा? अब मैं आपको बताता हूं। यदि डेंसिटी, यदि घनत्व 1 हो तो 100 पुर जाएगा। यदि घनत्व 1.1 हो तो 100 से गुना करिए, 110% पुर जाएगा। यदि घनत्व 1.2 हो तो 100 से गुना करिए, 120% पुर जाएगा। यदि घनत्व 0.9 हो, ध्यान से इस ट्विस्ट को समझिए, ये 90% पुर जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? तो सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर द्रव्यमान को हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके अंदर, आयतन के अंदर। यानी एक तरीका से ये डेंसिटी का परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? घनत्व का प्रतिशत है। जैसे अब मैं एक आध इस पर क्वेश्चन लूं, लेकिन उससे पहले ये बातें क्लियर कर लेता हूं सर कि यह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा या नहीं होगा, यानी यह ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। सर निश्चित रूप से यह ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द आ चुका है, आयतन आ चुका है। इसे हम बिलियन के आयतन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यह ताप पर निर्भर करता है। तो बहुत सरल सी बात है कि यह किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि इसे आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। अब मैं एक साधारण सा क्वेश्चन लेता हूं इस पर, बहुत ही सरल सा, कि भाई क्वेश्चन क्या है, 200 ml जलीय विलयन में
200 ml जलीय विलयन में 40 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml हो। देखो सर, मैं एक चीज तो पहले कह देने वाला हूं यहाँ पर कि भाई विलय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके जोड़िएगा तो वो आंसर कितना होगा 110%। क्यों होगा 110%? क्योंकि डेंसिटी क्या है 1.1 है। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप समझिए और एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस जल इज इक्वल टू विलयन। इस क्वेश्चन में विलयन का आयतन दिया है 200 ml, साथ ही साथ इस विलयन का घनत्व दे दिया है 1.1 ग्राम प्रति ml। इसमें कहता है कि ग्लूकोज 40 ग्राम है। देखिए आप जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप ना उसके आयतन में भाग देंगे, उसके द्रव्यमान में भाग देंगे विलयन के आयतन से। तो अब जल का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जल का तो द्रव्यमान है नहीं, और 200 चूंकि आयतन है, हम ml में से ग्राम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, देखिए घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से इसका हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे, W बराबर dV, यानी W बराबर dV। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 1.1 गुना 200, पॉइंट खत्म हो गया हो। 220 ग्राम विलयन है। अब 220 ग्राम में से 220 में से 40 ये है, देखिए 220 टोटल विलयन का द्रव्यमान है, उसमें से 40 ग्राम ग्लूकोज है। जल बचा कितना, 220 माइनस 40, 180 ग्राम। अब बारी बारी से दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत W/V ग्लूकोज। देखिए अगर ग्लूकोज का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्लूकोज के द्रव्यमान में भाग दीजिए विलयन के आयतन से, और विलयन का आयतन कितना है 200 है, गुना कितना 100, परसेंटेज है भाई, तो 100 से तो गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना कर लेंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये कट गया, आ गया कितना 20%। इसी प्रकार से प्रतिशत W/V जल बराबर, जल का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जल का द्रव्यमान 100, विलयन का आयतन 200 गुना कितना 100। अब इसको भी हम कटकुट कर लेंगे और सॉल्व करके देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है। 2 0 खत्म, 2 9 18, ये हो गया कितना 90%। सर दोनों को जोड़ के देख लो तो रिजल्ट आपको कितना पूरेगा 110%, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने परसेंटेज का 3 कंडीशंस देख लिया विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का, एक द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और इसमें आपने देखा कि द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता है, आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी ताप पर निर्भर करता है। तो ये 3 बातें हो चुका है। अब चौथा पॉइंट जो कि बहुत आवश्यक है, इससे रिलेटेड क्लास 12th में बहुत सारे नियम आएंगे, बहुत सारे नियमों का व्याख्या होगा, विशेष तौर पर राउल्ट का नियम, विशेष तौर पर हेनरी का नियम में इसका जबरदस्त उपयोग होने वाला होगा। तो अगला टॉपिक होगा हम आप लोगों का, भाई कौन सा टॉपिक होगा, तो अगला टॉपिक है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। हालांकि इस मोल अंश को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस मोल अंश को हम आप लोग और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोल प्रभाज कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं सर, तो मोल
भिन्नांक भी कह सकते हैं। इनके विभिन्न नामों को भी ध्यान में रखिएगा। अब ये मोल अंश होता क्या है, इन बातों को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ना 1 मोल विलयन है। अब विलयन एक ही मोल है तो उसमें विलय और विलायक दोनों मिलाकर 1 मोल होगा, तो विलय भी 1 मोल से कम होगा, विलायक भी 1 मोल से कम होगा, लेकिन दोनों मिलाकर 1 मोल पुरना चाहिए। तो किसी विलयन के 1 मोल में उपस्थित अवयवों के मोल को मोल अंश कहते हैं। तो इसको सबसे पहले यदि हम डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलयन के, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी विलयन के प्रति एकांक मोल में, प्रति एकांक मोल में उपस्थित अवयवों के मोल को मोल अंश कहते हैं। तो किसी भी विलयन के प्रति एकांक मोल में उपस्थित अवयवों के मोल को मोल अंश कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल जो होगा वो क्या होगा, x होगा। अब ना सर विलयन 2 चीजों से मिलकर बना है। विलयन कितने चीजों से मिलकर बना है, 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन, तो एक है विलय और दूसरा क्या है, विलायक है। जैसे इन दोनों चीजों को हम मिक्स करते हैं तो तैयार हो जाता है, क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। मान लीजिए इसमें विलय स्मॉल n है और विलायक कैपिटल N है, तो विलयन जो बनेगा वह स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशंस में यदि हम विलय का मोल अंश कैलकुलेट करें, x विलय, अगर विलय का मोल अंश हमें लिखना है तो विलय का मोल अंश ना लिख के, चूंकि x सिंबल है मोल अंश का, तो x विलय लिख देंगे, ये कहलाएगा विलय का मोल अंश। तो विलय का मोल अंश अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम विलय के मोल में यानी n विलय में भाग दे देंगे, किससे, n विलयन में, n विलयन से ना। n का मतलब होता है मोल। अगर n विलय लिख दिया तो विलय का मोल, n विलयन लिख दिया तो विलयन का मोल, n जल कहीं पर लिखा है तो जल का मोल, n ग्लूकोज कहीं पर लिखा है तो किसका मोल, ग्लूकोज का मोल। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। अब देखिए सर ध्यान से, यदि इन बातों को और आगे हम लेकर चलें तो x विलय बराबर, देखो ना यहाँ पर n विलय, विलय का मोल कितना है, स्मॉल n, विलयन का मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसे हम कर देते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से पुनः यदि हम इसी सिचुएशंस को रिपीट करें, पुनः x विलायक बराबर, अगर हम विलायक का मोल अंश कैलकुलेट करना चाहें, किसका मोल अंश, विलायक का मोल अंश, तो n विलायक, हम विलायक के मोल में भाग देंगे किसके मोल से, विलयन के मोल से। ऐसा कर लेंगे, चीजें कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। सो अब इसका वैल्यू भी हम रख लेते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं x विलायक बराबर, विलायक का मोल कैपिटल N है, इसलिए x विलायक बराबर, विलायक का मोल क्या है, कैपिटल N, बटा x विलायक बराबर n विलय, ये सॉरी n विलायक बटा n विलयन। तो विलायक का मोल कैपिटल N, विलयन का मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसे हम कह देंगे इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन को ना हम जोड़ लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। तो दो समीकरण को जोड़ने का नियम क्या होता है सर, LHS को LHS में और RHS को RHS से जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि चूंकि x विलय प्लस x विलायक, यदि हम ऐसा कर लें तो देखिए स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इस तरीका से चीजें हम कर सकते हैं। इसलिए x विलय प्लस x विलायक बराबर, एलसीएम कर लीजिए, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, कट गया ना एक, तो फाइनली क्या निकल के आ गया, अतः x विलय प्लस
x विलायक इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें विलयन का मोल अंश इकाई होता है। प्रूव दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन यूनिट कैसे होता है, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया? क्योंकि विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। पहले आप इसे आराम से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक टॉपिक है। चलिए अब इस पर मैं आपको एक प्रश्न करवा के दिखा दूं, ताकि आपका सारा डाउट समाप्त हो जाए, आपके मन का सारा पीड़ा, सारा दुख, सारा दर्द समाप्त हो जाए और आप इस टॉपिक का आनंद ले सकें। तो भाई कंडीशन ये है, क्या है कि मैं एक ना एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिए इन बातों को कि क्या है क्वेश्चन। 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। देख लो सर, एक सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपके पास लाया। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, कास्टिक सोडा NaOH। देखिए फॉर्मूला इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इज इक्वल टू ये दोनों मिलाकर क्या बना लिया है, विलयन बना लिया। इसमें ये 40 ग्राम है और ये 90 ग्राम है। विलयन 130 ग्राम होगा, लेकिन विलयन के द्रव्यमान से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम लिख लेते हैं मोल ऑफ NaOH, कास्टिक सोडा का मोल। तो मोल बराबर क्या सूत्र होता है, भार बटा अनुभार। देखिए सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो आ गया 40/40 इज इक्वल टू 1। तो कास्टिक सोडा जो है इसमें 1 मोल है। अब हम चलते हैं मोल ऑफ H2O, जल का मोल। दिया गया भार बटा 2 + 16 दिया गया भार बटा 18, यानी 5 मोल। सॉरी 18 × 5 = 90 ना, 5 मोल हो गया। तो विलयन का जो टोटल मोल आ गया N विलयन बराबर ये कितना हो गया, 1 + 5 इज इक्वल टू कितना, 6। तो बहुत सिंपल सी टर्म्स है कि आप यदि XNaOH कास्टिक सोडा का मोल अंश कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप कास्टिक सोडा के मोल में भाग दे दीजिए किसके मोल से, विलयन के मोल से। तो देख लीजिए ना सर, कास्टिक सोडा का मोल है 1, अब विलयन का मोल है 6, हो गया। अब जो भी डेसिमल में आए आप इसको डेसिमल में 2 अंक तक कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आ जाए। इसी प्रकार से सेम अगर X जल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जल का मोल N जल बटा N विलयन, जल के मोल में विलयन के मोल से आप भाग दे दीजिए। जल का मोल कितना है, 5 है, विलयन का मोल कितना है, 6 है। इसको भी दशमलव के 2 अंक तक कैलकुलेट करिए और दोनों को जोड़ लीजिएगा ना, तो रिजल्ट 1 आएगा। यदि 1 से ज़्यादा या कम हो गया तो गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, आंसर भी आपके पास है। भाई क्या है, अरे ये 2 बार मोल अंश है। हाँ सर, एक स्लाइड ज़्यादा है। अच्छा, उससे क्या लेना देना अपने को तो बस क्वेश्चन बनाना। एक है जलीय विलयन में 450 ग्राम चीनी घुला। अरे भाई ये तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, इसमें डेटा छूट गया। मान लीजिए कि हम ऐसा कर लेते हैं,
ऐसा कर लेते हैं कि 800 ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ हो रहा है। हाँ यही तो है। चलिए तो क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक था, क्वेश्चन छुटा हुआ था, तो यहाँ क्वेश्चन हम पूरा कर देते हैं। 1.5 किलोग्राम जलीय विलयन में 1.5 किलोग्राम जलीय विलयन में 450 ग्राम चीनी घुला है। तो चीनी एवं जल का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करिए। डेटा आपके सामने है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर स्प्रिट के नमूना में इथेनॉल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें जिसमें 46% इथेनॉल है। देखिए इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ये दोनों मिलाकर क्या बना लेगा, ये दोनों मिलाकर बना लेगा विलयन। ये ना 46% है, तो ये निश्चित रूप से कितना प्रतिशत हो गया, 54%। मान लीजिए विलयन का वेट है 100 ग्राम, तो इसका वेट हो गया 46 ग्राम और इसका वेट हो गया 54 ग्राम। अब दोनों का मोल निकाल सकते हैं। इसके मोल को हम मान लेते हैं छोटका n, तो दिया गया भार बटा इसका अनुभार कर लीजिए। इसके मोल को मान लेते हैं बड़का n, दिया गया भार बटा अनुभार कर लीजिए। दोनों का मोल निकल जाएगा, बिलियन का मोल निकल जाएगा। मोलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर दिया गया है, आप आंसर मैच करके देख लेंगे मैच करता है या नहीं करता है। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड के अगले टॉपिक के साथ।